नमस्कार। सतीश शाह शो में आपका स्वागत है। आज राजस्थान में एक वारदात हुई और कुछ कर्नाटक में हुई, कुछ दिल्ली में, कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ बंगाल में, कई जगह कुछ वारदातें हुई जिनमें एक सवाल खड़ा होता है, हम कैसा देश बनना चाहते हैं। राजस्थान में एक दलित से कहा गया कि चूंकि उसने किसी फेसबुक पोस्ट पे अपना नज़रिया रखा था, वो नज़रिया छोटा सा था। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद उसने कहा कि हमारे साथ जो दलितों के साथ हुआ उसकी कहानी कोई लिखे। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में एक जूनियर IAS अफसर ने कहा कि ये कहानी मुसलमानों की भी है, उसको भी कोई लिखे, उस पर कोई फिल्म बने। तो राजस्थान में जिस दलित ने ऐसा कहा, उसके समाज ने, उसके आसपास के लोगों ने उसको कहा कि मंदिर में नाक रगड़ के दहलीज पे माफ़ी मांगो। यानी कि एक दलित को ये कहने का अधिकार नहीं है। उसकी कहानी किसी कश्मीरी पंडित के, उसकी पीड़ा की, उसके हादसों की कहानी से कम नहीं है। दलितों की कहानी शायद बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है। उसको लेकर के देश में कितनी पार्टियां बनी हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं। अंबेडकर को हमने अब जगह दे दी है, गांधी का नाम हटा के भगत सिंह और अंबेडकर को रखा है। आम आदमी पार्टी ने अपना गांधी का निशान, उनकी तस्वीर हटा दी गई है, अंबेडकर को बड़ा बना दिया गया है। यानी कि दलितों की जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो एक इतिहास रहा है, उन सबको कोशिश हो रही समझने की। उस माहौल में राजस्थान में एक समुदाय ने ऐसा किया कि एक दलित को उसकी नाक रगड़वाई मंदिर की दहलीज पर। कर्नाटक में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान जो गैर हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, उन गैर हिंदू का नाम लिया, उनको मंदिर के आसपास कुछ बेचने की आज़ादी नहीं होगी। एक जगह और कहा गया कि मंदिर में जो काम होता है वो काम किसी भी गैर हिंदू को नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में एक कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत नहीं दी, उसको बरी नहीं किया, उसको बरी की छोड़ी, उसको बेल तक नहीं दी। वो 18 महीने से जेल में है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं, उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं। उसने यही कहा कि घृणा को प्रेम से जीतो। जो एक यति कहता है कि हिंदुओं को मुस्लिमों को मारो, 100 हिंदू लाख मुस्लिमों को, 10 लाख मुस्लिमों को मारें, उसको तो 30 दिन में बेल मिल जाती है। जो कहते हैं, तमाम तरह नारे लगाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनको 30 दिन बेल मिल जाती है। जो प्रेम की बात करता है वो 18 महीने से जेल में है और उसको बेल नहीं मिलती। हिजाब के मामले पे जो कर्नाटक के फैसला हुआ, कर्नाटक के हाई कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिनसे काफ़ी उम्मीदें बढ़ रही थी, उन्होंने ये फैसला किया कि मामला इतना बड़ा नहीं है, इसको तूल मत दो। ऐसा उन्होंने, जो वकील उनके पास गया कहने के लिए इसको सुनिए, उसने नहीं सुनी। ये भारत का चीफ जस्टिस है, जिससे हमें ज़्यादा उम्मीदें हो गई थोड़ी सी, क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले दिखा रहे थे कि वो थोड़ा ज़्यादा आज़ाद हैं। अब क्या हो गया है, उनको कैसी धमकियाँ दी गई हैं, कैसा समझाया गया, मुझे क्या पता, किसी को क्या पता। लेकिन जो एकाएक उनका रुख बदला है, लोग क्या सोचेंगे वो अलग बात है। पश्चिम बंगाल में 2 समुदायों की बात हो रही है। एक की हत्या हुई, औरों को जलाया गया। क्या बात है, इसमें कौन सी पार्टी है, कैसी है, वो सब मिला के जो ये 2-3 दिन गए हैं, उसमें जो एक देश की तस्वीर बनती है, वो क्या आप वैसी तस्वीर चाहते हैं? हम कैसा देश चाहते हैं? हम कैसे नागरिक बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? किस तरह का प्रशासन चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? कैसी राजनीति चाहते हैं? इस पर इन सब घटनाओं ने 2 ही 3 दिन के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या ये इसलिए हो रहा है कि कश्मीर फाइल से एक फिल्म बनाई गई? क्या इसलिए हो रहा है कि कोई पार्टी शह दे रही है? केजरीवाल ने अभी अच्छा कहा, एक तरह से देखिए तो। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ। मैं खड़ा होता हूँ एक दूरी पे जो सबसे बराबर की दूरी होती है। कभी लगता है किसी के थोड़ा करीब है, थोड़ा दूर है, लेकिन मेरी दूरी सबसे बराबर रहती है। कोशिश रहती है कि हम हर जगह से बराबर की दूरी पड़े हो।
तो आज केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में कहा, या उसे जो भी कह लीजिए, क्योंकि उसे पूरी विधानसभा का भी स्तर नहीं मिला है, उसे जो भी कह लें आप, वहाँ उसने कहा अपनी असेंबली में कि जैसे टीवी वाले लगाते हैं माइक तो पूछते हैं कि मुद्दा क्या है, किसके लिए प्रदर्शन करने आए हो, तो लोग इधर झाँकते हैं उधर झाँकते हैं। उसने बात उठाई थी अभी कश्मीर फाइल्स को लेकर के, तो उससे कहा गया कि आप उस पर से टैक्स हटाइए। उसने कहा बड़ा आसान है, जो उसका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उससे कहो कि उसको यूट्यूब में डाल दे, सब लोग मुफ्त देख सकते हैं। इसमें ऐसा क्या हुआ? अगर तुम्हें दिखाना है सबको मुफ्त में, यूट्यूब में डाल दो। तुम्हें पैसे भी चाहिए, वो चाहते हो सरकार से टैक्स माफ़ कराना, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो यानी कि कुछ लोग, उसने भी एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या हम इसीलिए राजनीति करने आए थे? तो खैर वो जिसलिए भी आया हो, लेकिन देश में ये सवाल, राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर सवाल हमेशा के लिए हल हो जाए। इस पर रोज़ सवाल उठते हैं, रोज़ का जवाब देना पड़ता है, रोज़ लड़ाई करनी पड़ती है, रोज़ खड़ा होना पड़ता है। लोकतंत्र में कोई भी चीज़ आपको सोते हुए नहीं मिल जाती, हमेशा हर बात के लिए खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो लोकतंत्र के काबिल बने। उसके लिए क्या होता है कि हमें अपनी बात कहने की न सिर्फ आज़ादी चाहिए, उसका सामर्थ्य चाहिए, उसका मंतव्य भी चाहिए। अगर हमारी बात नहीं कहना चाहें, कहते ही नहीं हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी, कोई कैसे समझेगा? तो जो लोग अपनी बात में को पैसे दे के जोर से कहलवाना चाहते हैं, वो कहलवा लेंगे। तो जो केजरीवाल ने जो एक मसला कहा, उसने कहा कि ये लोग आए थे तो वो कानाफूसी कर रहे थे, भाई आज किस बात पे मांग करनी है, आज किस बात का कौन सा सवाल करें हम। यानी कि उनको जो पैसे मिलते हैं उससे वो सवाल करते हैं, उनको कहा जाता है कि सवाल करो, इससे सवाल करते हैं, उनके अपने सवाल नहीं होते। तो जितनी भीड़ देखते हैं आप, वो सब भीड़ जो है वो इकट्ठा की जाती है, वो अपने आप लोग नहीं आते। एक अच्छे लोकतंत्र में लोग खुद जुड़ते हैं। अमेरिका में जो छोटे हों बड़े हों, कोई पैसे लेके नहीं आता। हमारे यहाँ बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, गांव में बिना पैसे लिए कोई नहीं आता, इतना फ़र्क है। तो यानी कि जो लोकतंत्र की जो बहुत ही एक आदिम सी पीढ़ी है, उसके दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, एक तरह से देखें तो जो राजस्थान का सवाल है, एक दलित को आप मंदिर के डेहरी पे नाक रगड़वाएंगे, उसने ऐसा सवाल क्यों? उससे सवाल क्या किया? उसने कहा जो हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए उसके ऊपर कैसे कोई फिल्म बनाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उस IAS अफसर सवाल पूछेंगे, उसको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। यानी कि देश में अपनी बात कहने की आज़ादी बहुत कम हो गई है। मैंने कुछ जो देश के उद्योग के नेता हैं, प्रोफेशनल्स के नेता हैं, सभी लोगों से बात करता हूँ, सब कानाफूसी करते हैं कि भाई हम भी, जो हमारे यहाँ वो आज़ादी नहीं रहेगी अब व्यक्त की। आज शशि थरूर ने ट्वीट भी किया कि हम नॉर्थ कोरिया से किस तरह कम हैं। नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं, जो आज की तारीख में अगर तानाशाही की कोई सीमा हो सकती है तो वो नॉर्थ कोरिया तय करता है। तो अब थरूर अगर कहते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया से किस तरह कम हैं, तो अपने आप में सोचने की बात बनती है कि क्या हो गया हमारे देश को। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव हो गए थे, 10 तारीख को रिजल्ट आ गए थे। आमतौर पर अगले ही दिन सरकार बनती है, बहुमत साफ था। आज 24 तारीख है, आज नेता चुना गया है, 25 तारीख को शायद शपथ ग्रहण करेंगे। इसके पीछे क्या राजनीति थी? क्या पार्टी का अपना फैसला था, या कोई इसमें ज्योतिष गणित थी? बात जो भी रही है पता नहीं है, लेकिन 15 दिन का जो ये गैप है चुनाव होने और एक साफ मत के बाद भी चुनाव होने से मुख्यमंत्री के बनने तक का जो दौर है 15 दिन का, यह आपने एक पहली बार ऐसा हुआ है, अजूबा सा है। जबकि जब बहुमत मिला हो, बहुत साफ साफ मिला हो, जब ना मिला हो तो बात अलग होती है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? तो मैंने बात शुरू की थी एक कि हम किस तरह से अपने यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 2, कैसे जो दलित हैं, जो हीन किसी भी तरह से माने जाते हैं, हीन है नहीं वो, उनको माना जाता है वैसे, उनको हम किस तरह प्रताड़ित करते हैं। वो जो एक नया ढर्रा निकल चला है रोज़ाना एक शगुफा छिड़ने का।
एक समुदाय के खिलाफ कुछ ऐसा करते रहो, कुछ छिड़खाड़ करते रहो, उनको कुरेदते रहो, उनको भड़काते रहो, इस हद तक कि वो भी कुछ हमारे ऊपर अटैक करें, उसके बाद हमारा मौका आएगा बड़ा अटैक करने का। तो समझदारी इसी में है कि कोई हर बात को, कितना भी प्रोवोकेशन आपके पास हो, उस बात का जवाब शांति से दिया जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है? हम क्यों देश को बांटने में तुले हुए हैं? क्या हिंदुत्व का मतलब यही होता है कि हम तमाम, चाहे हिंदू समाज के अंदर हो, चाहे हिंदू समाज से परे हो, उससे उसके पड़ोस में हो, दोनों से हम झगड़ा कर रहे हैं? एक मुसलमानों के ऊपर, कुछ ईसाइयों के ऊपर। आपने देखा करीब 30-40 साल से जो उनके ऊपर चल रहे हैं अलग तरह के बंधन किसी तरह से, और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, उनको डर लगता है। अभी एक हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश में एक मिशनरी स्कूल को उस बुलडोज़र चला दिया गया। यानी कि ये आप देखेंगे कई बार होता है, वो हिंदू स्कूल में नहीं चलता बुलडोज़र, मिशनरी चलेगा। वो शायद जहाँ भी वो चला सकते हैं चलाएंगे, क्योंकि हिंदुओं की प्रभुता स्थापित करनी है। भारत ने दस्तखत किए थे संयुक्त राष्ट्र के रिजोल्यूशन पर, उसकी मान्यताओं पर। उसमें हमने माना था कि जो ये नस्ल भेद है या किसी तरह का भेदभाव है वो ठीक नहीं है, और हमारी सरकार उसकी रक्षा करेगी कि किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसी हफ्ते अगले 4 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो एक दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस का, 28 मार्च को होगा। वो 1979 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ था वो दिन। उसकी वजह थी कि दक्षिण अफ्रीका अपने आप में रेसिज्म का एक उदाहरण बन गया था, क्योंकि जितना अत्याचार कालों पे जो यूरोपियन थे उन्होंने किया किसी भी देश में, उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा कम से कम जो सबके सामने, हमारी आंखों के सामने हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जो मंडेला के साथ हुआ, जो तमाम लोगों के साथ हुआ, और हमारे भारत के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि गांधी ने वहाँ बहुत समय बिताया था, और वहाँ से 79 से जो शुरू हुई है ये इंटरनेशनल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने का जो दिन है, जो 28 मार्च को होगा, उसी के 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ वही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आप देखें तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमें क्या बताया गया था? हमें भेदभाव की बात नहीं थी, लेकिन अपने समाज के अंदर ही किस तरह से कोई भी, अगर हमारे यहाँ एक ख़ास जाति का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोग आते तो जब जाते तो उनकी जो प्लेट थी वो थी उसको कहीं अलग रख दिया जाता था। उनका धर्म होता था कि वो प्लेट खुद ही साफ़ करके जाएं। मुझे ताजुब होता था, मैं 4-5 बरस का था। तो ये परंपरा थी। हमारी परंपराएं एकाएक बदलती नहीं, बनती नहीं है, ये चली आ रही हैं, उनमें बदलाव धीरे धीरे आता है। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन आज से 50-55 साल पहले ऐसा था। अब उसमें बदलाव आया है। लेकिन और जब हम शहर में आए तो बात ख़त्म हो गई। गांव में थी, शहर में नहीं थी, बड़े शहर में नहीं थी, छोटे शहर में थी। तो जैसे जैसे विकास होता है, जैसे हम औरों से परिचित होते हैं, जब हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ तमाम लोगों से मिलने का मौका मिले, तो कई सारी जो पुरानी जो अंधविश्वास हैं, पुराने जो हमारे वो जो एक तो रूढ़ियाँ जिनसे हम जीते हैं, वो सब अपना धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो राजस्थान में हुआ, हम इससे कैसे इसके साथ कैसे पेश आए? ये सिर्फ कानून से नहीं बदलता। कानून का रास्ता हम देख चुके हैं पिछले 75 सालों में। कानून तो नहीं कहता कि हम किसी से भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन फेयर एंड लवली तो यही कहता है। अभी एक पोस्टर दिखा, उसमें लिखा हुआ था, जैसे सफ़ेद रंग नारियों के लिए बड़ा एक तरह से लुभाने वाला है, ऐसे पुरुषों के लिए जो गंजेपन की जो दवा है वो कुछ वैसा ही रूप धारण करती जा रही है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन सफ़ेद रूप को खुद अपनी सौंदर्य के लिए बांधना और जो सफ़ेद नहीं हैं उनको नीचे निगाह से देखना, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन दोनों कहीं साथ जुड़े हुए हैं थोड़े से। तो जैसे अगर आप अमेरिका में देखें, ऐसा नहीं, वो रेसिज्म बहुत कम है। अभी वहाँ एक जज हैं जिनको बाइडन ने नॉमिनेट किया सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैक्सन, वो काली हैं। उनको जिस तरह के सवाल उनसे किए गए हैं
वो जो यहाँ के काले हैं वो भी कहते हैं कि पुरुष के नाते हमें ऐसे सवाल नहीं झेलने पड़ते जैसे जज जैक्सन को झेलने पड़ रहे हैं, वो इस सेनेट में और कांग्रेस में। जो रेसिज्म की जो जड़ें हैं बहुत गहरी होती हैं, वो चाहे कितना भी जो इवॉल्व राज्य हो, कितना भी आगे बढ़ चुका हो, जैसे अमेरिका में शिक्षा ज़्यादा है, बहस बहुत होती है इन बातों पर, नियम बहुत कड़े हैं, उनके ऊपर जो एनफोर्समेंट भी काफ़ी जोर से होता है। हमारे यहाँ उतना नहीं होता, हमारे देश में उतना नहीं होता। लेकिन सब मिला के देखें तो रेसिज्म वहाँ भी और हमारे यहाँ भी है। वहाँ चर्चा ज़्यादा होती है इसलिए कि चर्चा से हम तय करेंगे कि शायद ये जो झगड़ा ख़त्म हो जाए। जब तक हम मर्ज को पहचानेंगे नहीं, उसकी दवा कैसे होगी। तो जो राजस्थान में हुआ कि दलित की नाक रगड़वाई गई, या जो कर्नाटक में हो रहा है कि हम मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को मंदिरों के आसपास दुकानें लगाने नहीं देंगे या उनसे काम नहीं करवाएंगे, या जो अगर कोई मुसलमान ने कोई छोटा सा भी नारा लगा दिया तो उसे हम जेल में डाल देंगे, उसको बेल नहीं मिलेगी। और हिंदू कितनी भी ख़राब बात कहता रहे, कितना भी उत्पाती बात कहे, हिंसात्मक बात कहे, या ऐसी जिससे कि लोग भड़कें, कुछ भी करें, उसे आज़ादी है। तो क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ एक समुदाय को आज़ादी हो कुछ भी करने की, और दूसरे को अगर प्रेम की बात करे तो भी उसे बंद कर दिया जाए? ये सवाल जो है छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। इन पे हम सबको सोचना होगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।